हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे थे एसएसटी बेस्ड थ्योरी। इसमें आज हम लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और ये है मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ये जेसीईआरटी बुक से लिया गया थ्योरी है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत सारे लेवल का देखने को मिलेगी। देखिए अध्याय 8 है, सम्राट अशोक एक महान शासक। महानतम राजाओं में से एक अशोक थे, जिनके आदेशों पर कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख क्या किए गए थे, उत्कीर्ण किए गए थे और इनसे संदेशों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम थे। तो जो पत्थरों पर संदेश क्या कहते हैं, स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे, तो इनसे क्या था, अपने जो राजा हैं अशोक है, वो अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम था, ठीक है। पत्थरों और स्तंभ पर जो अभिलेख लिखे गए थे, उत्कीर्ण किए गए थे, तो उनको पहुंचाने का एक माध्यम था, ठीक है। यानी अपने संदेशों को पहुंचाने का एक माध्यम था। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर अभिलेख हैं। तो अशोक के जो अभिलेख है ना, ज़्यादातर प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। और ये वाली जो लाइन है, यानी ये वाला सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये इसमें बार बार एग्जाम के लिए आता है, ठीक है। एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। मौर्य काल के बारे में जानकारी दो प्रमुख साहित्यिक स्रोत। तो मौर्य काल के बारे में हमें जानना है, तो जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, पहला क्या है, चाणक्य, यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र। दूसरा क्या है, इंडिका। तो ये चाणक्य के द्वारा क्या लिखा गया था, पुस्तक यानी अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया था, इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ समय के लिए भारत में रहा था। तो देखिए, मेगास्थनीज सेल्यूकस का क्या था, राजदूत था। वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ समय के लिए भारत में रहा था। सम्राट अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। साम्राज्य में बहुत सारे नगर भी थे। तो जो साम्राज्य है, वहाँ पर बहुत सारे नगर भी थे और उनमें से जो प्रमुख नगर था, उज्जैन और तक्षशिला थे। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता था। तो जो तक्षशिला है ना, वो वर्तमान पाकिस्तान में है और यहाँ से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता था। उज्जैन की बात करें तो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था और नगरों में व्यापारी, सम्राट के सरकारी अधिकारी और शिल्पकार क्या करते थे, रहा करते थे। तो नगर में कौन कौन लोग रहा करते थे, तो जो सरकारी अधिकारी होते थे और शिल्पकार होते थे, वे लोग रहा करते थे। और गांव की बात करें तो गांव में किसान और पशुपालक रहते थे। तो जाहिर सी बात है, गांव में कैसे लोग रहेंगे, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो पशु पालते हैं, तो ऐसे लोग ही न रहेंगे। तो ये वाली बात आज भी ऐसा ही ज़्यादातर गांव में होते हैं, रहते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले के समय में भी थे, यानी अशोक के टाइम के पीरियड, यानी मौर्य काल टाइम पीरियड में थे, ठीक है। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। तो ज़्यादातर हिस्सा क्या था, जंगलों से भरा था। और लोगों की आजीविका क्या थी, फल फूलों को संग्रह और जानवरों का शिकार करना था, ठीक है। फल फूलों का संग्रह और जानवरों का शिकार करना था। जो साम्राज्य ना, उसमें भाषा, भोजन एवं पोशाक की भिन्नताएं थी। तो जो साम्राज्य है, वो प्रभाषा, भोजन एवं पोशाक की भिन्नताएं थी। लोग अलग अलग प्रकार के पोशाक पहनते थे, अलग अलग प्रकार के खाना खाते थे। उसका भोजन अलग अलग थे, अलग अलग भाषाएं थी, बोलियां थी, ठीक है। इस प्रकार से काफी सारी भिन्नताएं थी। फिर भी मौर्य वंश से 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। तो मौर्य वंश से 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, जिनमें से चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त, बिंदु, अशोक, यानी चंद्र बिंदु अशोक, ठीक। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। चंद्र बिंदु अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा पुत्र अशोक हो गया। तो इस प्रकार से इन तीन महत्वपूर्ण राजा थे। ये 3 महत्वपूर्ण राजा थे, ठीक है। सम्राट अशोक के साम्राज्य का प्रशासन मौर्य साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जो सम्राट अशोक है ना, उसका साम्राज्य का प्रशासन मौर्य साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से किया जाता था।
ठीक है, शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र है और उसके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर सम्राट का सीधा सीधा नियंत्रण था। अधिकारियों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। ये किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से क्या करते थे, कर यानी टैक्स इकट्ठा करते थे। जो राजा का आज्ञा का उल्लंघन करता था उससे क्या करते थे, अधिकारी थे वे सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक संदेश पहुंचाते थे। जासूस अधिकारियों के कार्यक्रम पर नजर रखते थे। जो जासूस लोग होते थे वे लोग क्या करते थे, क्या जो अधिकारी लोग होते थे ना, तो उनके ऊपर नजर रखते थे। ठीक है, और इन सब का ऊपर सम्राट था। इन सब के ऊपर सबसे ऊपर सम्राट था। ठीक है, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन की ग्राम होती थी। और ग्राम प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य सम्राट छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांतों में विभक्त था। अब मौर्य साम्राज्य के छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांतों में विभक्त था। अशोक के समय इनकी संख्या कितनी थी, 5 थी। प्रांत राजधानियों से शासन किया जाता था। जो प्रांत है ना, तो उसको राजधानियों से शासन किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में गवर्नर बनाकर क्या करते थे, भेजा जाता था। ठीक है, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं, नियमों को ही माना जाता था। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में आगमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग और नदियों पर भी नियंत्रण रखता था। आने जाने के लिए जो रास्ते होते थे, उन नदियां होते थे, उन पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, आगमन के जो रास्ते होते थे, मार्ग और नदियां होती थी, वहां पर भी अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, ताकि वहां से क्या होता था, टैक्स कलेक्ट कर सके और उनसे भेंट ले सके। जो आगमन पथिक होते थे उनसे क्या करते थे, भेंट या टैक्स लेने का कोशिश करते थे, यानी उनसे टैक्स और भेंट प्राप्त होती थी और इस प्रकार से इकट्ठा करते थे। ठीक है, अब देखेंगे अशोक के अन्य नाम। तो अशोक के अन्य नाम क्या क्या है। अभिलेखों में देवनाम पीरियड। ठीक है, अभिलेखों में क्या है, देवनाम पीरियड। तो अभिलेखों में क्या है, देवनाम पीरियड, और पुराणों में क्या है, अशोक के वर्धन। तो और ये अशोक के अन्य नाम से इसको जाने जाते हैं। तो अभिलेखों में देवनाम पीरियड, पुराणों में अशोक के वर्धन। ठीक है, इस प्रकार से दो नाम से जाने जाते हैं, दो अलग नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, देवनाम पीरियड और अशोक वर्धन। उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। और यहाँ लोग इन संसाधनों को नजरानों के रूप में क्या करते थे, शासक को देते थे। ठीक है, जंगली इलाकों में रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह आशा की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारी को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग चीजें राजाओं को दिए जाते थे और मौर्य पदाधिकारी को इस प्रकार की चीजों की आशा होती थी। और जो जंगली इलाकों के लोग होते थे वे लोग इन सारी चीज़ों को देते थे, हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें देते थे। ठीक है, तब देखेंगे प्रांत के बारे में। उत्तरापत्त, तहसीला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी यानी प्रांत है, ये राजधानी है। उत्तरापत्त, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापत्त और क्या है ये, प्रासी। ठीक है, तो उत्तरापत्त का क्या हो जाएगा, तहसील, अवंती का अवंती राष्ट्र उज्जैनी, और कलिंग का क्या हो जाएगा, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, प्रासी, पाटलिपुत्र। इस प्रकार से एग्जाम में मैच करने के लिए आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो उत्तरापथ क्या है, तहसीला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी और प्रासी, पाटलिपुत्र। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद ध्यान में रखना है।
तो इस प्रकार से यह है कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी और प्रासी, पाटलिपुत्र। ठीक है, अब देखेंगे कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंग युद्ध है क्या? कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान उड़ीसा में स्थित था। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया और अशोक इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे कि समुद्री व्यापार एवं दक्षिण के साथ संपर्क के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। क्योंकि देखिए उड़ीसा इस साइड वाला भाग में होता है ना, उड़ीसा इधर ईस्ट वाला भाग में होता है ना, इस साइड, तो यहाँ पर समुद्र पड़ता था। ठीक है, और इधर पाटलिपुत्र इस जगह में था ना, इस जगह पे था। इधर पाटलिपुत्र था और इधर उड़ीसा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस जगह को विजय प्राप्त कर लेता है तो अशोक, तो इधर यहाँ से समुद्र से इधर आके दक्षिण तक आ सकेंगे अशोक। तो इस प्रकार से कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहता था और अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया भी। और इसके बाद उसका क्या हुआ, दक्षिण के साथ संपर्क के लिए क्या किया, कलिंग पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। और कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तो किस लिए प्रसिद्ध था? कलिंग जो था ना, हाथियों के लिए, बहुत सारे वहां पर हाथी मिलते थे। अतः अशोक ने क्या किया, अपने शासन 90वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और यह युद्ध बहुत ही बड़ा भयंकर था। और इसमें क्या हुआ, भीषण रक्तपात भी हुआ और नरसंहार हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मारकाट किए और इसमें बहुत सारे लोग मरे। ठीक है, तो 90वें वर्ष में क्या किए, कलिंग पर आक्रमण किया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अशोक कौन से वर्ष में, यानी कौन से वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, यानी 90वें वर्ष में। ठीक है, अपने शासनकाल के 90वें वर्ष में। और फिर 13वें वर्ष में, यानी शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणाम का उल्लेख इस प्रकार हुआ है कि इसमें 1 लाख लोग मारे गए और कई लाख लोग बर्बाद हुए। ठीक है, जिसमें से 1,50,000 बंदी बनाकर उसको क्या कर दिया गया, निर्वासित कर दिए गए, यानी बाहर भेज दिए। और युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। ठीक है, सम्राट ने इस विभत्स नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, हम लोग पहले बात किए ना कि इस युद्ध को हो जाने के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया और कलिंग को तो वो विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका हृदय परिवर्तित हो गया। और उनका जो ये चीज़ वो देखा, जो मार काट देखा, तो वो अपनी आंखों से देखा और अपने हाथों से बहुत सारे लोगों की कत्ल किया था। बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों का धड़ से गर्दन धड़ से अलग कर दिया था। तो इस प्रकार से उनका क्या होगा, एक प्रकार से मतलब जो युद्ध है ना उसके प्रति उन्हें घृणा आ गया और इसके चलते उसका हृदय क्या हुआ, परिवर्तित हो गया ना। और उसका हृदय दया और करुणा से क्या हो गया, भर गया। इस प्रकार से उसका हृदय दया और करुणा से भर गया। जब उसे एहसास होने लगा कि थोड़ी सी क्या कहते हैं कि जमीन के टुकड़ों के लिए हम कितने सारे मानव का कत्ल किए या कितने सारे मानव का हम क्या कहते हैं गर्दन काटे, जिससे बहुत सारा लोगों का घर बार उजड़ गए। बहुत सारे पिताओं की क्या कहते हैं बेटों के माँ क्या कहते हैं माताओं के बेटे छीन गए। बहुत सारे लोगों के क्या कहते हैं उसका वारिस छीना गया। बहुत सारे बच्चों के पिता छीना गया। तो इस प्रकार से उनके हृदय में एक करुणा और दया का भाव भर गया। इसके बाद क्या हुआ, भविष्य में उन्होंने क्या किया, भविष्य में उन्होंने युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली और वो बौद्ध बन गया। फिर क्या हो गया, वो बौद्ध बन गया तथा साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के भौतिक एवं जन कल्याण के लिए लगा दिया। ठीक है, जो साम्राज्य के जितने सारे धन दौलत थे, जो भौतिक साधन थे, जो साधन थे, उन सारे चीजों को जन कल्याण यानी जनता के लिए भौतिक एवं जन कल्याण के लिए लगा दिया। आगे देखेंगे अशोक का धर्म क्या है। तो अशोक का धर्म नीति प्रसिद्ध था। अशोक का धर्म नीति प्रसिद्ध था और धर्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म प्राकृत रूपांतरण है। जो धर्म शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है।
अशोक ने अपने दूसरे एवं सातवें स्तंभ में क्या किया? सातवें स्तंभ में धर्म की व्याख्या की है। देखेंगे कि धर्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता होना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मृदुता, दया, दान तथा सुचिता। इन प्रकार से ये सारे शब्द थे जो धर्म से जुड़ा हुआ संदेश थे। ठीक है, जो धर्म से जुड़ा हुआ बातें थी। जैसे धर्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, फिर पाप रहित होना चाहिए, मृदुता होना चाहिए, दूसरे के प्रति व्यवहार में मृदुता होना चाहिए, दया होना चाहिए, दान तथा सुचिता होना चाहिए, मनुष्य के प्रति, जीवों के प्रति दया होना चाहिए, फिर दान देने की क्षमता, मतलब दान देने का व्यवहार होना चाहिए, फिर सुचिता होना चाहिए। इस प्रकार से अशोक ने अपने जो दूसरे एवं सातवें स्तंभ थे उसमें धर्म की व्याख्या की है। आगे कहा कि प्राणियों की वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की बात न मानना, क्या कहते हैं, माता पिता तथा बड़ों की बात मानना है, फिर गुरुजनों का आदर करना है, मित्र परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति क्या करना है, दानशीलता रखना है तथा उचित व्यवहार करना है। तो इस प्रकार से ये सारे गुण थे उसके बातों पर। ठीक है, उसके ज्ञान पर, धर्म के ज्ञान पर। ठीक है, धर्म के नियम पर ना, गुलामों के प्रति उचित व्यवहार करना, जो नौकर है उनके प्रति उचित व्यवहार करें, फिर चंडुता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण है। तो जो चंडुता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के क्या है, लक्षण है। इससे क्या होता है, अशोक ने धर्म के मार्ग का बाधक माना है। अशोक के धर्म में किसी पूजा पाठ तथा कर्म कांड की उल्लेख नहीं था। ठीक है, तो क्या था, अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग आपस में सौहार्द एवं शांति से रहे। उन्होंने शिक्षा के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की क्या की, नियुक्ति की। ठीक है, धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। फिर क्या हुआ, उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारियों को राजा के जो संदेश है उसको पढ़कर सुनाए। इसके बाद अशोक ने, जो अशोक है उसमें धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और कहा, सीरिया, मिस्र, श्रीलंका में अपने दूत को भेजा। ठीक है, तो धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में अपना दूत को भेजा। इसके बाद क्या था, अशोक के, जो अशोक है उसके पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। और अशोक ने अब कलिंग अभिलेख में संतान के भांति सभी प्रजा को स्थान दिया। उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सालय भी बनवाए और अधिकारियों को क्या किए, अधिकारियों को भर रहित प्रजा का कल्याण करने के लिए आदेश दिया। ठीक है,
क्या किया, भय रहित प्रजा का कल्याण के लिए आदेश दिया गया था। ठीक है, अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश था, देखिए अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, बीमार होने, अपने बच्चों के जन्म एवं विवाह होने तथा यात्रा शुरू करने, विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। ये किसी काम के नहीं, इसके बदले लोग यदि किसी दूसरे रीतियों को माने तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो जैसे कि बात करें, अपने दासों एवं नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करना। कह रहा है अशोक कि अपने बच्चों के जन्म के लिए या फिर अपने बच्चों के विवाह के समय या बीमार होने पर जो धर्म कांड करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की रीतियों को निभाते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा नहीं होती, बल्कि इसके बदले क्या करें, जो अपने दास है, नौकर है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। फिर जो उससे जो बड़े हैं, जो अपने से बड़े हैं, उनका आदर करें, जो सभी जीवों पर दया करें, फिर ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान दें। इस प्रकार से क्या होगा, भला होगा ना। अपने धर्म की प्रशंसा करना तथा दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत है। अपने धर्म की प्रशंसा करना तथा दूसरे धर्म की निंदा करना, ये दोनों ही बातें गलत है। ठीक है, हर किसी को दूसरे की धर्म का सम्मान करना चाहिए। अपने की धर्म की बढ़ाई दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि अशोक के धर्म उपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस चैप्टर समाप्त हुई और शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस भाषा में थे? इन विच लैंग्वेज वेयर अशोकास इंस्क्रिप्शंस मेनली रिटन? तो संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या फिर फारसी। तो हम लोग देख चुके थे अशोक का जो भाषा था, जो अशोक का क्या कहते हैं अभिलेख था, वो कौन सा भाषा में, प्राकृत भाषा में थे ना। अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी लिपि में ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। आगे देखेंगे, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है ना। ये ना हम लोग पढ़े थे, हु रोट इंडिका, तो मेगास्थनीज ना। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर ऑफ whom? एम्बेसडर ऑफ whom? मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर ऑफ whom? तो सेल्यूकस का देख चुके थे हम लोग। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य एम्पायर का राजधानी कहाँ थी, यानी क्या थी? तो मौर्य एम्पायर की राजधानी क्या थी? कहते हम लोग कौन सी देखे थे? पाटलिपुत्र ना। पाटलिपुत्र। तक्षशिला आज कहाँ स्थित है? तक्षशिला आज कहाँ स्थित है? तक्षशिला इज लोकेटेड इन विच कंट्री टुडे?
तो तक्षशिला आज पाकिस्तान में स्थित है ना। मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो हम लोग पढ़े थे ना चंद्रबिंदु अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है। चंद्रबिंदु, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता कौन थे? हु वॉज अशोकास फादर? तो बिंदुसार था ना। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? व्हाट वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट? ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी ना। अशोक के समय कुल कितने प्रांत थे? हाउ मेनी प्रोविंसेस वेर देयर ड्यूरिंग अशोकास टाइम? 5। 12 नंबर का क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ? When did the Kalinga War occur? कब हुआ था? 9वें वर्ष में। कलिंग आज किस राज्य में है? 13 नंबर का क्वेश्चन, कलिंग आज किस राज्य में? कलिंगा इज इन विच प्रेजेंट स्टेट? तो अभी कहाँ है? उड़ीसा में। कलिंग युद्ध का परिणाम क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ कलिंगा वॉर? तो अशोक ने क्या हो गया? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक किस धर्म को अपनाया? विच रिलीजन डिड अशोका अडोप्ट? तो बौद्ध धर्म को ना। धर्म का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धम्म? तो क्या है ये? धर्म यानी नैतिकता। अशोक के अभिलेख 17, अशोक के अभिलेखों में उसे क्या कहा गया? अशोक के अभिलेखों में उसे क्या कहा गया है? व्हाट टाइटल इज यूज्ड फॉर अशोका इन इंस्क्रिप्शन? तो हम लोग क्या पढ़े थे? अभिलेखों में उसको क्या कहा गया था? देवनाम प्रिय ना। देवनाम प्रिय। तो क्या कहा गया था? देवनाम प्रिय। धम्म महामात्र किसके लिए नियुक्त किए गए? धम्म महामात्र किसके लिए नियुक्त किए गए? धम्म महामात्र वेर अपॉइंटेड फॉर किसके लिए? धर्म प्रचार के लिए ना। धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र वेर अपॉइंटेड फॉर धर्म प्रचार। ठीक है। अशोका ने
किन देशों में, क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने किन देशों में दूत भेजे थे? अशोका सेंट मैसेंजर्स टू विच कंट्रीज? तो हम लोग देख चुके थे, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, ठीक है। और एक क्या था? श्रीलंका। 4 देश ना। 20 नंबर क्वेश्चन, अशोक के पुत्र का क्या नाम था? अशोक के पुत्र का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोका सन? क्या नाम था? महेंद्र था ना, महेंद्र पुत्र और संघमित्रा पुत्री। अब हम लोग देखेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के शिलालेख किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? जो अशोक के शिलालेख है वो किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? अशोकान इंस्क्रिप्शन आर विच टाइप ऑफ सोर्स? साहित्यिक, पुरातात्विक, धार्मिक और मौखिक। तो हम लोग साहित्यिक में ना, साहित्यिक में आता है, पुरातात्विक में आता है, सॉरी, पुरातात्विक में आता है। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिस्टन ने पढ़ा, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है? तो प्राकृत भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? दैहिक सुधार था ना। देवनाम प्रिय शब्द का अर्थ है देवताओं का प्रिय। 6 नंबर का क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था ना। 7 नंबर का क्वेश्चन, मेगास्थनीज की इंडिका किसके शासन का वर्णन करती है? तो ये अशोक का वर्णन करती है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन करती है ना। मौर्य प्रशासन में जासूसों का कार्य क्या था? मौर्य प्रशासन में जासूसों का कार्य क्या था? जासूसों का कार्य क्या था? निगरानी रखना, अधिकारियों पर निगरानी रखना। मौर्य काल में, क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य काल में कर किससे लिया जाता था? तो किससे लिया जाता था? सभी वर्गों से। मौर्य साम्राज्य में 10 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? कौन होता था ग्राम का प्रमुख? तो ग्राम प्रमुख होता था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के धम्म में क्या नहीं था? दया, दान, कर्मकांड, अहिंसा, क्या नहीं था? तो अहिंसा नहीं था, ये कर्मकांड नहीं था, ठीक है, कर्मकांड नहीं था। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या किया? दूत भेजे। अशोक के पुत्र महेंद्र कहाँ गए थे? तो अशोक के पुत्र और संघमित्रा, उसकी पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए थे ना, ये वाला सही हो जाएगा। संघमित्रा कौन थी? अशोक की पुत्री। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या त्याग दिया? तो युद्ध त्याग दिया। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? हाथी के लिए। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या वर्णित है? तो कलिंग युद्ध वर्णित है ना। मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों को क्या मिलता था? वेतन मिलता था। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने किसे धम्म महामात्र बनाया? किसको बनाया? तो धार्मिक अधिकारी को। 20 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर कौन था? उज्जैन था ना, सॉरी, मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था, ठीक है। अशोक के धम्म में किसका विरोध किया गया? किसका विरोध किया गया? क्रोध का। 22 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में
अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं? तो अशोक के अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं? पत्थरों व स्तंभों में। कि 23 नंबर का, मौर्य काल में व्यापार के मार्ग क्यों महत्वपूर्ण थे? क्यों महत्वपूर्ण थे? तो व्यापार और कर के लिए महत्वपूर्ण थे। अशोक का अन्य नाम क्या था? देवनाम वीर्य। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इसको आप किसी भी लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं एसएसटी बेस्ड में, तो आपको मदद मिलेगी, ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को करने के बाद। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का शासन कौन करता था? यानी 25 नंबर का क्वेश्चन, प्रांतों का शासन कौन करता था? राजकुमार, प्रिंस ना। धम्म शब्द किस भाषा से आया है? तो धम्म शब्द संस्कृत प्राकृत भाषा से आया है। अशोक के धम्म में क्या शामिल था? तो अशोक के धम्म में क्या शामिल था? दया शामिल था। अशोक ने किनके लिए अस्पताल बनवाए? अशोक ने किनके लिए अस्पताल बनाए? तो केवल मनुष्य केवल पशु, यानी दोनों के लिए, बनाए, मनुष्य पशु दोनों के लिए हॉस्पिटल बनाए। 29 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कौन स्वतंत्र थे? जंगल के लोग। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक ने किसको दान देने की बात कही? ब्राह्मण और श्रमण को। 31 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? तो क्रोध है ना। 32 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य काल में कौन संदेश पहुंचाते थे? संदेशवाहक। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के धम्म का उद्देश्य क्या था? तो अशोक के धम्म का विशेष उद्देश्य नैतिकता ही था। 34 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कर क्यों लिया जाता था? ताकि प्रशासन के लिए टैक्स लिए जाते थे ना। 35 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? पत्थर पर ना। उज्जैन क्यों महत्वपूर्ण था? तो उज्जैन व्यापार मार्ग के लिए प्रसिद्ध था और महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में अधिक था? तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार सभी दिशाओं में था, भारत के सभी दिशाओं में था। अशोक का हृदय परिवर्तन किससे हुआ? तो कलिंग युद्ध से। कल करने से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, कलिंग युद्ध में ना। अशोक के धम्म में किसका महत्व था? 39 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के धम्म में किसका महत्व था? तो किसका महत्व था? नैतिकता। 40 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन किसके अधीन था? तो राजा के अधीन था। 41 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के अनुसार दूसरों के धर्म के प्रति क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। मौर्य काल में व्यापार क्यों बढ़ा? क्योंकि शांति थी। अशोक ने किसे सबसे महत्वपूर्ण माना? तो किसको सबसे महत्वपूर्ण माना? नैतिक जीवन को। 44 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग नंबर याद रखिएगा, हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। मौर्य प्रशासन में कौन सबसे ऊपर था? तो मौर्य प्रशासन में सबसे ऊपर सम्राट था। 45 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के समय समाज कैसा था? विभिन्न प्रकार से था ना। मौर्य काल में जंगलों का उपयोग किस लिए होता था? शिकार और संग्रह के लिए। अशोक ने किन चीजों का निर्माण करवाया था? 47 नंबर का क्वेश्चन, सड़कें और कुएं। मौर्य साम्राज्य में कौन सा वर्ग नगरों में रहता था? तो व्यापारी लोग नगरों में रहा करते थे, व्यापारी शिल्पकार लोग नगरों में रहते थे। 49 नंबर का क्वेश्चन, अशोक का धर्म किससे प्रेरित था?
तो अशोक का धर्म किससे प्रसिद्ध था, प्रेरित था? तो बौद्ध धर्म से। 50 नंबर का क्वेश्चन, अशोक ने किसका प्रचार किया? शांति और नैतिकता का। अशोक ने शांति और नैतिकता का प्रचार किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये समाप्त हुई। कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर लिया कीजिए। सब्सक्राइब करके रखिएगा तो वो सारे वीडियो, जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं सब आप लोग को मिलते रहेंगे। और शेयर कीजिएगा तो आपके साथ साथ और भी किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए, पता चले कि आपको कैसे लगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।